हेलो एवरीवन। सो आई एम निकिता गुप्ता एंड लास्ट हमने यूनिट सेकंड का बी पार्ट स्टार्ट किया था विच इज़ हिमेटेनिक्स, कोगुलेंट्स एंड एंटीकोगुलेंट्स, जिसमें हमने हिमेटेनिक्स क्या होता है देखा और 3 हिमेटेनिक्स जो थे विटामिन B12, फॉलिक एसिड एंड आयरन, उनको स्टडी किया। अब हम नेक्स्ट हमारा पढ़ेंगे कोगुलेंट्स कि कोगुलेंट्स क्या होते हैं, कौन कौन से कोगुलेंट्स यूज़ किए जाते हैं टू क्लॉट द ब्लड एंड कौन कौन से कंडीशन है जब हमें कोगुलेंट की यूज़ करना पड़ता है कि हमें एज ए कोगुलेंट लेने की नीड होती है। सो हीमोस्टैटिक्स मीन्स अरेस्ट ऑफ ब्लड लॉस एंड ब्लड कोगुलेशन involve complex interaction between the injured vessel wall, platelets and coagulation factors. Means जो ब्लड कोगुलेशन के लिए या ब्लड कोगुलेंट्स होते हैं वो, और हीमोस्टैटिक्स यानी वो एजेंट्स जो ब्लड लॉस के अरेस्ट में यूज़ होते हैं, अरेस्ट ऑफ ब्लड लॉस में यूज़ होते हैं, वो इन्वॉल्व होते हैं कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन बिटवीन इंजर्ड वेसल वॉल। मीन्स आपकी जो वेसल वॉल्स हैं जब वो इंजर्ड फॉर्म में होती हैं उसमें, और जो प्लेटलेट्स हैं, जो कोगुलेशन फैक्टर्स हैं, इनके बीच में एक कॉम्प्लेक्स इंटरेक्शन होती है जिसमें आपके हीमोस्टैटिक्स और जो ब्लड कोगुलेंट्स हैं वो यूज़ आते हैं। सो बेसिकली कोगुलेंट्स क्या हैं? वो एजेंट्स जो कोगुलेशन करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कोगुलेंट्स कहलाते हैं। और हमें कब कब कोगुलेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी? जब हमें ब्लड को क्लॉट करना हो। और कब हम ब्लड को क्लॉट करना चाहेंगे? जैसे कि आप सोच सकते हैं कि जब बहुत ज़्यादा हैवी ब्लड लॉस हो रहा हो तो हम क्या चाहेंगे कि ब्लड क्लॉट हो जाए, तो उसमें हम ब्लड कोगुलेंट्स एज अ थेरेपी प्रिस्क्राइब करेंगे। सो कौन कौन से कोगुलेंट्स हैं और वो कहाँ कहाँ से हमें मिलते हैं और वो क्या क्या एक्शन परफॉर्म करते हैं, तो उसके बिहाफ पे सबसे पहला जो कोगुलेंट है वो है विटामिन के। विटामिन के जो है वो सिंथेटिक भी होते हैं और नेचुरल सोर्सेज से भी होते हैं। तो सबसे पहले है विटामिन K1। ये क्या है? फ्रॉम फैट सॉल्यूबल होता है ये, मतलब फैट सॉल्यूबल होता है। और कहाँ से मिलता है? फाइटोनाडियोन से मिलता है विच इज़ फाइलोक्विनोन। फिर जो K3 होता है हमारा, वो एक सिंथेटिक विटामिन के होता है और ये हमें मिलता है फैट सॉल्युबल सोर्सेज में मीनाडाइऑन और एसिटोमिनाफिटॉन से, और वाटर सॉल्युबल सोर्सेज में मिलता है मीनाडाइऑन सोडियम बाइसल्फाइड, मीनाडाइऑन सोडियम डाइफॉस्फेट। यहाँ से हमें विटामिन K1 और K3 जो है वो हमें मिलता है। नेक्स्ट, विटामिन के क्या होता है, इसकी कितनी डेली रिक्वायरमेंट होती है, कैसे एक्शन करता है ये हमारी बॉडी पे। सो विटामिन के क्या है? एक फैट सॉल्युबल डाइटरी प्रिंसिपल है और ये रिक्वायर्ड होता है फॉर द सिंथेसिस ऑफ क्लोटिंग फैक्टर। क्लोटिंग फैक्टर के सिंथेसिस के लिए विटामिन के एक असेंशियल कंपोनेंट होता है। ये एक फैट सॉल्युबल डाइटरी प्रिंसिपल होता है। नेक्स्ट, इसकी डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है? तो जो विटामिन K2 होता है वो प्रोड्यूस होता है कॉलोनिक बैक्टीरिया से, और इसकी 3 to 10 मिलीग्राम पर डे बाय एक्सटर्नल सोर्स सफिशेंट होता है। मीन्स पहला तो ये कहाँ से मिलेगा? कॉलोनी, जो हमारा कॉलन होता है वहाँ पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं वो इसको प्रोड्यूस करते हैं, और इसकी बाहर पहला तो इसको हमने कॉलन के बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया, और डेली इसको बाहर एक्सटर्नल सोर्स से भी लिया जाता है विच इज़ 3 to 10 माइक्रोग्राम इसका एक्सटर्नल सोर्स से लिया जाता है।
The total requirement of vitamin K for an adult has been estimated to 50 to 100 microgram per day. Means पहला तो हमारे कॉलन के बैक्टीरिया ने प्रोड्यूस किया, दूसरा हमने एक्सटर्नल सोर्स से लिया, और टोटल मिलाकर जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है 50 टू 100 माइक्रोग्राम पर डे. इतना विटामिन के हमें रिक्वायर्ड होता है. फिर है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की जब हम इसे लेते हैं तो ये कैसे कोगुलेंट एक्शन परफॉर्म करता है. तो विटामिन के एक्ट एज एन कोफैक्टर एट अ लेट स्टेज इन द सिंथेसिस बाय लीवर ऑफ कोगुलेशन प्रोटीन जैसे कि प्रोथ्रोम्बिन फैक्टर 7, 9 एंड 10. मीन्स कि ये जो हमारे लीवर में कोगुलेशन प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक प्रोथ्रोम्बिन प्रेजेंट होता है और फैक्टर 7, 9 एंड 10 प्रेजेंट होते हैं. ये सब लेट स्टेज में विटामिन के की हेल्प से, जो कि एक्ट करता है एज एन कोफैक्टर, कोगुलेशन के प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं. सो यहाँ पे विटामिन के ने क्या किया, इसने लेट स्टेज में एज एन कोफैक्टर एक्ट किया. नेक्स्ट यहाँ बताया है कि रोल ऑफ विटामिन के इन ब्लड कोगुलेशन. तो हमने क्या कहा कि विटामिन के क्या करता है. ये जो विटामिन के होता है, यहाँ हमने जैसा कि बताया कि ये जो है एक क्लोटिंग फैक्टर की तरह काम करता है. तो इसने क्या किया, ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द बॉडी, हेल्प टू फॉर्म ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स. मीन्स ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के लिए एज एन फैक्टर वर्क करता है विटामिन के. तो ये जो होता है, ये ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स जो होती हैं होल्ड करती है ब्लड सेल्स टुगेदर टू फॉर्म क्लोट. ये आपके क्लोटिंग प्रोटीन्स हैं और यहाँ पे ब्लड सेल्स हैं, और ये जो विटामिन के हैं ये इसमें जाके इनको बाइंड होने में हेल्प करता है. अब अगर आपने एंटीकोगुलेंट दिया जैसे कि वारफरिन, तो वो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा बॉडीज़ एबिलिटी टू मेक विटामिन के. तो ये क्या करेगा, विटामिन के का प्रोडक्शन नहीं होने देगा, और जिसकी वजह से जो प्रोटीन है ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन, उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, जिसकी वजह से जो क्लोटिंग प्रोटीन्स हैं उनका लेवल लो हो जाएगा, कम हो जाएगा, और एट फाइनल जो क्लोट है आपका वो नहीं फॉर्म हो पाएगा. सो ओवरऑल हम क्या समझे विटामिन के का रोल, कि विटामिन के किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स हैं उनके फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं. और अगर विटामिन के नहीं होगा या हम एंटीकोगुलेंट देंगे जो विटामिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करेंगे, तो उसका अल्टीमेटली क्या रिज़ल्ट होगा कि ब्लड क्लोटिंग जो प्रोटीन्स हैं उनका फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा, और जिसका रिज़ल्ट क्या होगा कि क्लोट नहीं फॉर्म होगा. नेक्स्ट यूज़, तो जैसा कि बताया गया है कि ये ब्लड क्लोटिंग में एज एन फैक्टर यूज़ होता है. सो द ओनली यूज़ ऑफ विटामिन के इज़ इन प्रोफाइलैक्सिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ क्लोटिंग फैक्टर्स. जब क्लोटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ब्लीडिंग जो होता है उसके प्रोफाइलैक्सिस और उसके ट्रीटमेंट के लिए विटामिन के जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो कि क्लोटिंग जो प्रोटीन्स हैं उनको इनिशिएट करता है उनके फॉर्मेशन को. नेक्स्ट है प्लाज्मा फ्रैक्शंस की कौन कौन से जो प्लाज्मा के फैक्टर्स हैं, लाइक जैसे हमने बताया कि फैक्टर 7, 9 और 10 जो है बेसिकली यूज़ आते हैं कोगुलेशन के प्रोसेस में. तो कौन कौन से फ्रैक्शंस हैं जो यूज़ आते हैं, और किस किस की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से कौन कौन सी डिजीज़ स्टेट हो सकती है. सो डेफिशिएंसी इन प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर कैन कोज ब्लीडिंग. ऑब्वियस सी बात है कि अगर क्लॉट नहीं बन पाएगा तो ज़्यादा ब्लीडिंग होगी. तो अगर किसी प्लाज्मा कोगुलेशन फैक्टर की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसका रिजल्टेंट होता है ब्लीडिंग. एंड फैक्टर
8 की अगर डेफिशिएंसी होती है तो कौन सी डिजीज़ होती है, क्लासिकल हीमोफीलिया और हीमोफीलिया ए। एंड अगर फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी होती है तो कौन सी डिजीज़ होती है, क्रिसमस डिजीज़ और हीमोफीलिया बी। एंड अकाउंट फॉर मोस्ट ऑफ द हेरिटेबल कोगुलेशन डिफेक्ट्स, और इसकी वजह से बहुत सारे हेरिटेबल कोगुलेशन डिफेक्ट्स कोज हो सकते हैं। नेक्स्ट इज डेस्मोप्रेसिन एसीटेट। ये क्या है, ये हम बाहर से कुछ ड्रग्स देंगे जिसकी वजह से क्या होगा, कोगुलेशन होगा। मीन्स नेचुरल कोगुलेशन जब नहीं हो पा रहा है तो फिर हम ड्रग्स देंगे ताकि कोगुलेशन हो। तो उसमें पहली ड्रग जो आती है वो है डेस्मोप्रेसिन एसीटेट। सो ये जो डेस्मोप्रेसिन है इसको बोले DDAVP। ये स्टिमुलेट करती है रिलीज ऑफ वॉन विलेब्रांड फैक्टर मीन्स VWF को फ्रॉम द वेइबेल पैलेड बॉडीज ऑफ एंडोथीलियल सेल्स। मीन्स ये डेस्मोप्रेसिन क्या करेगा, जो हमारे एंडोथीलियल सेल्स हैं उनकी वेल पैलेड बॉडीज से VWF को रिलीज़ करवाएगा, उसके रिलीज़ को स्टिमुलेट करेगा। और ये जो VWF होता है वो कोगुलेशन फैक्टर 8 की तरह ही होता है 3 to 5 फोल्ड्स में। तो उसके इंक्रीज़ होने से फाइनली क्या होगा, जो कोगुलेशन का प्रोसेस है वो इफ़ेक्टिव हो जाएगा। मीन्स डेस्मोप्रेसिन ने क्या किया, VWF का जो रिलीज़ है उसको स्टिमुलेट किया, और जो VWF होता है वो कोगुलेशन फैक्टर 8 की तरह सिमिलर होता है। तो जब हमारा कोगुलेशन फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होगी तो डेस्मोप्रेसिन उसके जैसा ही एक अनदर फैक्टर को रिलीज़ करवा देगा जो उसका एक्शन को परफॉर्म कर देगा, और फाइनली क्या हो जाएगा, कोगुलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है क्राइमोप्रेसिपिटेट। ये एक प्रोसेस होती है बेसिकली। तो ये क्या है, इट इज़ एन प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शन ऑब्टेनेबल फ्रॉम होल ब्लड। पूरे ब्लड से हम प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शन को ऑब्टेन करते हैं। इट इज़ यूज टू ट्रीट डेफिशिएंसीज और क्वांटिटेटिव अबनॉर्मलिटीज़ ऑफ फाइब्रिनोजन। तो ये फाइब्रिनोजन की जब डेफिशिएंसी हो जाती है या फाइब्रिनोजन में कोई अबनॉर्मलिटीज़ हो जाती है क्वालिटेटिव रिलेटेड, तो उस सिचुएशन को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। इट मे ऑल्सो बी यूज्ड फॉर पेशेंट्स विद फैक्टर 8 डेफिशिएंसी एंड विल्ब्रांड डिजीज़। तो ये जो है, जब फैक्टर ए की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उन पेशेंट्स में भी फॉर द ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब किया जाता है, और विल्ब्रांड डिजीज़ के ट्रीटमेंट के लिए भी ये जो है वो प्रिस्क्राइब किया जाता है। तो दीज आर द क्रायोप्रेसिपिटेट। क्या समझ में आया क्रायोप्रेसिपिटेट से, कि होल ब्लड से ऑब्टेन्ड होता है, और ये भी जैसे हमारा डेस्मोप्रेसिन ने क्या किया था, एक कोगुलेंट फैक्टर 8 के जैसा अनदर फैक्टर रिलीज़ करवाया था। ये भी तब यूज़ किया जाता है जब फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी हो जाती है या विल्ब्रांड डिजीज़ हो जाती है। तो होल ब्लड से जो प्लाज्मा प्रोटीन फ्रैक्शन आपने अलग करके उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ था क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक के थ्रू, तो तब इसको दिया जाता है एज एन सप्लीमेंट टू ट्रीट द डेफिशिएंसी ऑफ फैक्टर 8। तो ये हमारा पूरा कोगुलेशन कंप्लीट हुआ कि कोगुलेशन क्या क्या होता है, कौन कौन से फैक्टर्स जो है अफेक्ट करते हैं कोगुलेशन को। इसमें हमने विटामिन के देखा, और हमने देखा कि अगर फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी होती है तो हम कौन कौन से सप्लीमेंट देते हैं उसको ट्रीट करने के लिए। नाउ नेक्स्ट वी गोज़ टू द एंटीकोगुलेंट्स। मीन्स ऐसे फैक्टर्स या ऐसी ड्रग्स जो कोगुलेशन को नहीं होने देगी, एंटीकोगुलेंट का वर्क करेंगी। सो द ड्रग्स दैट प्रिवेंट ब्लड कोगुलेशन एंड स्टॉप द अकरेंस ऑफ एक्सपांशन ऑफ थ्रोम्बस। मीन्स वो ड्रग्स जो ब्लड कोगुलेशन नहीं होने देगी
या जो थ्रोम्बस बना हुआ है उसको और ज़्यादा इसका एक्सपांशन नहीं होने देगी, उसको और नहीं बढ़ने देगी, उसको स्टॉप कर देंगी, उनको क्या बोलते हैं, एंटी कोगुलेंट बोलते हैं। इसका जो क्लासिफिकेशन है उसमें 4 क्लासेस होती हैं। पहली है विटामिन के एंटागोनिस्ट। तो जैसे हमने पहले देखा कि विटामिन के किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कोगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो अगर हम विटामिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर दें तो वो बेसिकली किस में रिजल्टेंट हो जाएगा, एंटी कोगुलेशन में हो जाएगा। सो इसमें जो ड्रग आती है वो है वारफरीन, जो क्या करेंगी, विटामिन के सिंथेसिस को इनहिबिट कर देंगी या उसको आगे फंक्शनिंग नहीं करने देंगी। सेकंड जो क्लास है वो है हिपेरिन एंड रिलेटेड ड्रग्स। देन जो सेकंड क्लास है वो है हिपेरिन एंड रिलेटेड ड्रग्स। मीन्स आपको पता है कि हिपेरिन जो है वो एक एंटी कोगुलेंट है। तो हिपेरिन और उसके जो डेरिवेटिव्स हैं वो सब किसकी तरफ वर्क करते हैं, एंटी कोगुलेंट का वर्क करते हैं। तो इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है पहला हिपेरिन, दूसरा है LMWH विच मीन्स लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन, जिसमें आते हैं आपके एनोक्सापारीन, डेल्टेपारीन एंड टिंजापारीन। नेक्स्ट सिंथेटिक हिपेरिन डेरिवेटिव्स, जिसमें आते हैं आपके फोंडापारीनक्स विच इज़ लॉन्गर एक्टिंग। थर्ड क्लास है डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स, मीन्स वो एजेंट्स जो डायरेक्टली थ्रोम्बिन के सिंथेसिस को इनहिबिट करते हैं या थ्रोम्बिन के एक्शन को इनहिबिट करते हैं, डायरेक्टली जाके थ्रोम्बिन को इनहिबिट कर देते हैं, उनको बोलते हैं डायरेक्ट थ्रोम्बिन इनहिबिटर्स। इसमें जो पैरेंटल रूट से दी जाने वाले ड्रग्स हैं उसमें आते हैं हीरुडीन, लेपिरुडीन, आर्गाटोबान एंड बीवालीरुडीन। और जो ओरल रूट से दी जाती हैं उसमें है डाबिगाग्रेन। नेक्स्ट फोर्थ क्लास है एक्टिव फैक्टर XA, मीन्स 10th वाला जो फैक्टर है उसका A फॉर्म इनहिबिटर। इसमें जो ड्रग्स आती हैं वो है रिबाक्सावैन एंड एपिक्सावैन। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीकोगुलेंट्स ड्रग। अब हम इसमें कुछ स्पेशल ड्रग्स को देखेंगे, उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो पहली जो ड्रग है वो है वारफरीन। वारफरीन क्या करती है, कम्पिटिटिवली इनहिबिट करती है विटामिन के को, इपॉक्साइड रिडक्टेज एंड इनहिबिट्स पोस्ट ट्रांसलेशनल कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेसिड्यू ऑन विटामिन के डिपेंडेंट कोगुलेशन फैक्टर सेकेंड, 7th, 9th एंड 10th। मीन्स बेसिकली जो वारफरीन होती है वो हमने देखा भी है कि वारफरीन क्या है, एक विटामिन के एंटागोनिस्ट है, मीन्स विटामिन के को इनहिबिट करेंगी। तो उसके लिए ये क्या करती है, कम्पिटिटिवली इनहिबिट करती है विटामिन के को और इपॉक्साइड रिडक्टेज एंजाइम को, विच इज़ अल्टीमेटली इनहिबिट करती है पोस्ट ट्रांसलेशनल कार्बोक्सिलेशन ऑफ ग्लूटामेट रेसिड्यू का ऑन विटामिन के डिपेंडेंट जो कोगुलेशन फैक्टर होते हैं, विच इज़ फैक्टर 10 विच इज़ नॉन एज प्रोथैम्बिन, फैक्टर 7, फैक्टर 9 एंड फैक्टर 10 जो है उनको बेसिकली ये इनहिबिट करती है। तो दिस इज़ द वर्क ऑफ वारफरीन एंड इस तरीके से ये एज एन एंटीकोगुलेंट वर्क करती है। सेकेंड वन इज़ हिपेरिन, जो कि किस क्लास से बिलोंग करती है, हिपेरिन एंड इट्स रिलेटेड ड्रग जो हमारी क्लास सेकंड थी उससे बिलोंग करती हैं। और आपको पता है कि हिपेरिन क्या है, एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है। हिपेरिन जो है ये एंटी थ्रोम्बिन थर्ड इरिवर्सिबली इनएक्टिवेट्स थ्रोम्बिन एंड फैक्टर 10A। तो ये क्या करती है, एंटी थ्रोम्बिन थर्ड के साथ इरिवर्सिबली बाइंड हो जाती है और इनएक्टिवेट कर देती है थ्रोम्बिन और फैक्टर 10 को। हिपेरिन जो है वो पोटेंशिएट करती है एंटी थ्रोम्बिन थर्ड एक्टिविटी को। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ हिपेरिन। सो इस तरीके से ये क्या करती है, थ्रोम्बिन को इनहिबिट करती है और अल्टीमेटली एंटीकोगुलेंट का वर्क करती है। नेक्स्ट बताया है कि कैसे आपके विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेज वर्क करता है और इपॉक्साइड रिडक्टेज वर्क करता है। सो जब ग्लूटामेट रेसिड्यू है आपके
कोगुलेशन फैक्टर में, तो वो CO2 के थ्रू उसका कार्बोक्सिलेशन होता है और कार्बोक्सी ग्लूटामेट बनता है इन कोगुलेशन फैक्टर। ग्लूटामेट CO2 के साथ कनेक्ट होकर कार्बोक्सी ग्लूटामेट बनता है इन द प्रेजेंस ऑफ विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेज, और इस प्रोसेस में एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल निकलता है। इस प्रोसेस के साथ साइमल्टेनियसली क्या होता है, विटामिन के रिड्यूस होता है। फॉर्म जो है, जो विटामिन के की रिड्यूस फॉर्म है, जो एक्टिव फॉर्म है, वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, विटामिन K2,3 इपोक्साइड विच इज़ इनएक्टिव फॉर्म, उसमें कन्वर्ट हो जाती है। और इस प्रोसेस के लिए एक तो आपका ये वाला हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है और दूसरा रिस्पॉन्सिबल है इपोक्साइड रिडक्टेज, जो NADH को NAD+ में कन्वर्ट करके फिर से इस इपोक्साइड फॉर्म को इस एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जो कि किसके प्रेजेंस में, इन ओरल एंटीकोगुलेंट के प्रेजेंस में। सो क्या समझ में आ रहा है इससे हमें कि अगर हमें कोगुलेशन करवाना है तो हमें क्या चाहिए, विटामिन के चाहिए। ये हमें विटामिन के चाहिए कोगुलेशन कराने के लिए। वो हमें किससे मिलेगा, इस विटामिन K2,3 इपोक्साइड इनएक्टिव फॉर्म से मिलेगा। इसके लिए दो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल हैं इससे, इसके बनने के लिए। पहला विटामिन के डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेज एंड सेकंड इपोक्साइड रिडक्टेज। तो अगर ये एक्टिव होगा तो इनएक्टिव फॉर्म बनेगी, तो हमें सबसे पहले तो इसे इनहिबिट करना होगा कोगुलेशन करवाने के लिए, और एंटी कोगुलेशन करवाने के लिए इसे एक्टिव करना होगा। और अगर हमें कोगुलेशन करवाना है तो इसे तो एक्टिव करना होगा, और अगर हमें एंटी कोगुलेशन करवाना है तो इस वाले हार्मोन को हमें इनहिबिट करना होगा, तब हमारा एंटी कोगुलेशन का प्रोसेस होगा। तो बेसिकली इन दोनों हार्मोन्स को अफेक्ट करने वाले ड्रग्स हम प्रिस्क्राइब करते हैं जब हमें कोगुलेशन करवाना है या एंटी कोगुलेशन करवाना है उसके लिए। नेक्स्ट यहाँ बताया है कि कैसे एस्पिरिन वर्क करता है और कैसे वारफरीन वर्क करता है। तो एस्पिरिन कैसे वर्क करता है, एस्पिरिन जो है वो इनहिबिट करता है प्लेटलेट्स के एग्रीगेशन को, एंटी प्लेटलेट वर्क करता है एस्पिरिन, और बाय एंटी प्लेटलेट के थ्रू पोटेंशिएट करता है एंटी कोगुलेशन को। और ये कैसे पोटेंशिएट होता है, इनिबिशन ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ वारफरीन। अगर वारफरीन का मेटाबॉलिज्म भी इनिबिट हुआ है और वारफरीन के एंटीकोगुलेंट अगर उसका मेटाबॉलिज्म इनिबिट हो गया तो एंटीकोगुलेंट पोटेंशिएट होंगे। और ये किसकी वजह से हो सकते हैं, एक्यूट एल्कोहल इंटॉक्सिकेशन, एमिलोडारोन, फ्यूकोनाजोल, मेट्रोनिडाजोल, सल्फा मिथोक्साजोल, टाइमिथोप्रीन, ये सब किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंटीकोगुलेशन प्रोसेस के पोटेंशिएशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ऑन द अनदर हैंड जो हमारा वारफरीन है वो क्रॉनिक एल्कोहल इंडाइजेशन, बार्बिटूरेट, डाइक्लोक्सासिन एंड रिफाम एम्पिसिन के थ्रू स्टिमुलेट होता है वारफरीन का मेटाबॉलिज्म, और जिसका रिजल्ट होता है, वारफरीन क्या है, एंटीकोगुलेंट, तो वो क्या करेगा, अटेन्यूएट करेगा एंटीकोगुलेशन के प्रोसेस को। सो दीज आर द एक्शन ऑफ एस्पिरिन और दीज आर द एक्शन ऑफ वारफरीन। तो यहाँ से यहाँ तक करता है एस्पिरिन, और यहाँ से कैसे आप वारफरीन को इनहिबिट करके एंटीकोगुलेशन को पोटेंशियल करते हो, वो इसका एक्शन है। नेक्स्ट, क्या क्या एडवांटेज है लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन के। तो हिपेरिन तो हमें पता है कि एंटीकोगुलेंट है। अब हम लो मॉलिक्यूलर वेट वाला देंगे तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि पहली बात तो आप इसको एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो SC मीन्स सबक्यूटेनियस रूट के थ्रू। दूसरा, इफेक्टिव आर कंसिस्टेंट एंड डोजिंग लेस फ्रिक्वेंट, मीन्स आप इसको कंसिस्टेंटली दे सकते हो और बहुत कम डोजिंग आपको इसकी देनी पड़ती है, बार बार लेस फ्रिक्वेंटली आप इसको देनी पड़ती है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है। इसकी जो डोज दी जाती है वो mg में दी जाती है और कैन बी ईजिली कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ बॉडी वेट। बॉडी वेट के अकॉर्डिंग इसकी डोज दी जाती है, और इसमें जो चांसेस ऑफ हेमरेज है वो भी बहुत कम होता है, और रिस्क ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाता है।
मीन्स ये कहना चाह रहा है कि हिपेरिन के जो डिसएडवांटेज हैं उनको हम ओवरकम कर सकते हैं अगर हम लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन प्रिस्क्राइब करें। नेक्स्ट, हिपेरिन और जो वारफरीन हैं उनको अगर हम एक डिफरेंशिएट फॉर्म में देखें तो हिपेरिन और वारफरीन दोनों ही एंटीकोगुलेंट हैं, लेकिन हिपेरिन क्या है, एक नेचुरल एंटीकोगुलेंट है और वारफरीन एक सिंथेटिक फॉर्म है। हिपेरिन को जो एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है वो या तो इंट्रावेस्कुलर से किया जाता है या सबक्यूटेनियस से किया जाता है, जबकि वारफरीन को ऑरली दे सकते हो आप। ऑनसेट ऑफ एक्शन की बात करें तो हिपेरिन इमीडिएट एक्शन देता है, जबकि वारफरीन जो है वो डिलेड एक्शन देता है। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो हिपेरिन का है कि ये एक्टिव करता है एटी थर्ड को, मीन्स एंटी थ्रोम्बिन थर्ड को ये एक्टिवेट करता है, जबकि वारफरीन जो है वो डिक्रीज़ करता है एक्टिवेशन ऑफ क्लॉगिंग फैक्टर 2, 7, 9 एंड 10 को। हिपेरिन का जो एंटागोनिस्ट है वो है प्रोटामीन सल्फेट और वारफरीन का एंटागोनिस्ट है विटामिन के। यूज़ किया जाता है हिपेरिन का टू इनिशिएट द थेरेपी एंड वारफरीन का यूज़ किया जाता है टू मेंटेन द थेरेपी। नेक्स्ट वन इज़ यूजेस ऑफ एंटीकोगुलेंट, क्यों दिए जाते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं एंटीकोगुलेंट्स। तो पहला यूज़ होता है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन में, दूसरा अनस्टेबल अंजाइना में, तीसरा रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो होती है, रूमेटॉइड हार्ट डिजीज़ होती है उसमें, सेरिब्रोवैस्कुलर डिजीज़ में, हीमोडायलिसिस में एंड रीफाइब्रिनेशन जो सिंड्रोम होता है उसमें एंटीकोगुलेंट यूज़ किए जाती है, जहाँ रीफिब्रिनेशन सिंड्रोम का मीन्स एक्यूट हेमरेज स्टेज, जिसमें एकदम सडनली क्या हुआ होता है, कम अमाउंट में बहुत लिटिल स्टेज में हेमरेज हुआ होता है। सो दीज आर द यूजेस ऑफ एंटीकोगुलेंट्स। तो हमने बेसिकली इस स्लाइड में, इस पूरे वीडियो में क्या देखा, हमने कोगुलेंट्स देखे, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोगुलेंट्स देखे, फिर हमने एंटीकोगुलेंट देखे और उसमें क्लासिफिकेशन देखा एंटीकोगुलेंट्स का, और उसके अंदर हमने हिपेरिन और वारफरीन को बेसिकली पढ़ा, उसमें डिफरेंस देखा और यूजेस देखे एंटीकोगुलेंट्स के। थैंक यू।